आवश्यक सूचना। दिल्ली का कार्यक्रम स्थगित। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 14 जनवरी को होने वाले राष्ट्रीय सेमिनार एवं राष्ट्र वंदना कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली के आगामी कार्यक्रमों की सूचना आस्था चैनल के माध्यम से यथा समय प्रसारित की जाएगी। युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने के लिए इस देश की आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक जो लूट हो रही है, जो चारों ओर विनाश चल रहा है और एक तरफ राजनैतिक लूट तंत्र और दूसरी तरफ विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र से भारत को बचाने के लिए जब स्वदेशी तंत्र को स्थापित करने की हमने बात की तो पूरे देश भर से जो प्रतिक्रिया आई वो उत्साह देखते ही बन रहा था कि किस कदर इस देश के लोग आज भी स्वदेशी से प्रेम करते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कल जैसे ही हमने आह्वान किया वैसे 1000 से ज्यादा लोगों ने पतंजलि स्वदेशी केंद्र खोलने के लिए और स्वदेशी प्रचारक के रूप में अपनी सेवा देने के लिए यहां पतंजलि योग पीठ में संपर्क किया। यदि मैं पिछले करीब 1 महीने की बात करूं तो करीब 1 महीने में लगभग 50,000 लोगों ने पतंजलि आयुर्वेद की सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, इस सेवा से जुड़ने के लिए आवेदन किया है। पूरा देश एक तरह से एक बहुत बड़ी आस लगाए बैठा है, एक बहुत बड़ा विश्वास लिए बैठा है। तो मैं कह रहा था स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने के लिए, युवाओं का कैरियर बनाने के लिए, स्वदेशी से स्वावलंबी व्यक्ति और स्वदेशी से स्वावलंबी स्वस्थ समृद्ध वैभवशाली भारत बनाने के लिए जैसे हमने आह्वान किया, पूरे देश भर से जो उत्साह देखने को मिला, लोगों में स्वदेशी को लेकर के जो जुनून है, जो दीवानगी है, जो पागलपन है, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। यह देश तो प्रतीक्षा कर रहा है, बस इस देश को आवश्यकता है एक सही नेतृत्व की, और वह नेतृत्व हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जिले में, हर प्रांत में, पूरे देश में अब देखने को मिल रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बस हम कैसे एक स्वदेशी तंत्र की स्थापना करने के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो मैं कह रहा था स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने के लिए, महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बनाने के लिए, महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए, वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनाने के लिए, ऋषियों के सपनों का भारत बनाने के लिए अब एक स्वदेशी आध्यात्मिक तंत्र की, एक स्वदेशी योग तंत्र की हमें पूरे देश भर में स्थापना करनी है। आज चाहे वो भाषा की बात हो, चाहे भेषज की बात हो, भोजन की बात हो, भजन की बात हो, वेशभूषा की बात हो, विदेशी अपसंस्कृति चारों तरफ से समाज को तोड़ रही है। हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता चारों ओर से ध्वस्त हो रही है। ढहरे हैं हमारे मूल्य और आदर्श। इन सब के बीच में अब एक नया भारत हमको बनाना है। आर्थिक दृष्टि से भी भारत को समुन्नत करना है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी भारत को समुन्नत करना है। इसके लिए पूरी प्रामाणिकता के साथ पूरे देशवासियों को जुटना पड़ेगा। और मैं आज इस पूरे स्वरूप को थोड़ा विस्तार के साथ रखना चाहूंगा कि आखिर यह स्वदेशी तंत्र की पूरी कल्पना क्या है और हम क्या करना चाहते हैं और क्या देना चाहते हैं इस भारतवर्ष को, इस आर्यवर्त देश को। पहले तो हमें समझना होगा कि जब लोकतंत्र लूट तंत्र बन जाता है
तब चारों ओर से देश लुटता है, देश बर्बाद होता है, देश का विनाश होता है, देश का पतन होता है। मैं आज ऐसे ही भौर में उठ करके विचार कर रहा था, चिंतन कर रहा था अपने देश का, तो एक बहुत बड़ा संकट पूरे देश पर दिखाई देता है। पाकिस्तान के हालात आप देख ही रहे हैं, और हमारे सेनाध्यक्ष ने जो बात कही वह भी कम गंभीर नहीं है। चीन के संदर्भ में हमारी सीमाओं पर खतरा है, देश के भीतर जो विद्रोह की ज्वालाएं भड़क रही हैं, जो बगावत, जो आर्थिक और सामाजिक विषमताओं के कारण से पूरे देश में अंदर ही अंदर जो एक परिवर्तन का सैलाब उमड़ रहा है, यह जो आक्रोश है, यह जो पूरे देश के जो साधारण लोग हैं, आम लोग हैं, उनके भीतर जो प्रलयंकारी परिवर्तन की जो ज्वाला है, उसको हम जब देखते हैं और पूरे समाज का जो ताना बाना है उसको हम ध्वस्त होता हुआ देखते हैं, तो भीतर एक बहुत गहरी वेदना होती है। और मैं नहीं, कोई भी सोचेगा तो उसको ही वेदना होगी। मैं कह रहा था, लोकतंत्र जब लूट तंत्र बन जाता है तब चारों तरफ से देश लूटता है। एक भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट राजनीतिक कार्यकर्ता, यानी करप्ट पॉलिटिशियंस एंड करप्ट पॉलिटिकल वर्कर्स, ये तो टॉप पर होते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पॉलिटिशियन सबसे ऊपर होता है, और इन पॉलिटिशियंस के हाथ में पूरे देश की सत्ता होती है, पूरे देश की शक्ति होती है, पूरे देश की जमीन इनके हाथों में होती है। यूं कहने को करीब आधी जमीन प्राइवेट लोगों के पास और आधी जमीन सरकारों के पास में है, लेकिन सरकार जब चाहे तब किसी को भी अपनी जमीन से बेदखल कर सकती है। पूरे देश की भूमि पर, भू संपदाओं पर तो 100% सरकार का ही नियंत्रण होता है। इतनी बड़ी हमारी आर्मी, इतनी बड़ी सैन्य शक्ति उनके पास में होती है। यदि हम जनशक्ति की दृष्टि से भी देखें, वर्किंग हैंड्स की दृष्टि से भी देखें, तो सरकार के पास करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग होते हैं। जब लोकतंत्र लूट तंत्र बन जाता है तो पूरा ये सरकारी तंत्र गुंडों की तरह, माफियों की तरह काम करने लग जाता है, क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद्दत्त इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। गंगोत्री से ही जब गंगा मैली हो जाए तो फिर नीचे गंगा की पवित्रता की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? तो राजनीति की जो गंगोत्री है ये ऊपर से ही मैली हो गई। लोकतंत्र, मैंने कहा, जब लूट तंत्र बन जाता है, भ्रष्ट तंत्र बन जाता है, तब एक तरफ भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट राजनीतिक कार्यकर्ता, करप्ट पॉलिटिशियंस और करप्ट पॉलिटिकल वर्कर्स, वो लूटते हैं। और फिर जब ऊपर लूट मची हुई है तो फिर पूरा सरकारी तंत्र वो लूट तंत्र बन जाता है। और इसके बाद भ्रष्ट व्यापार तंत्र, माने पूरे देश को लूटने के लिए फिर भ्रष्ट व्यापारियों को लाइसेंस दे दिए जाते हैं, चाहे वो इलीगल माइनिंग की बात हो, अवैध खनन की बात हो, फिर अवैध नशे की बात हो। चारों तरफ से देश का फिर सर्वनाश होने लगता है। माने फिर कोई सेक्टर बाकी नहीं रहता है जहां लूट ना मची हो। आज शिक्षा के क्षेत्र में लूट मची हुई, चिकित्सा के क्षेत्र में लूट मची हुई, आज रिटेल मार्केट में लूट मची हुई है, आज जमाखोरी चारों ओर हो रही है, महंगाई बेशुमार बढ़ रही है। हेल्थ में, एजुकेशन में, रिटेल मार्केट में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, आप जहां देखें वहीं आपको लूट, वहीं तबाही का मंजर नजर आता है। तो लोकतंत्र जब लूट तंत्र बन जाता है तभी भ्रष्ट व्यापार तंत्र, देश के अंदर के व्यापारी भी लूटते हैं। और यही कारण है आज एक गिने चुने 10-20 लोग, 100 लोग, तो 121 लोग भी नहीं है। यदि हम 121 लोग भी मान ले, 121 व्यापारी घराने भी मान ले, तो 121 व्यापारियों के पास इतनी संपत्ति है जितनी पूरे देश के लोगों के पास नहीं है। यानी कुल देश की वेल्थ के ऊपर, कुल देश की संपदा के ऊपर करीब 70-80% 121 लोगों का अधिकार हो गया है। यह आर्थिक विषमता, इससे संघर्ष पैदा होता है। तो ये तो देसी व्यापार तंत्र, एक तो ये देसी व्यापार तंत्र देश को लूटता है, और फिर विदेशी व्यापार तंत्र, विदेशी कंपनियों ने तो देश की करीब आधी अर्थव्यवस्था के ऊपर कब्जा किया हुआ है।
आज देश की ऑफिशियली परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर हम देखते हैं तो 200 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है, अर्थात विश्व की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एक है और इसकी आधी अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विदेशी कंपनियों का कब्जा है। ये कितनी बड़ी लूट हो रही है, इसका अंदाजा भी आम व्यक्ति नहीं लगा सकता। मैंने कुल मूल्यांकन किया तो ये पाया कि 99% लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि देशी व्यापार तंत्र क्या हो और विदेशी व्यापार तंत्र क्या हो, और किसी तरह से विदेशी कंपनियां से देश के अंदर व्यापार के नाम पर अत्याचार करती हैं और एक षड्यंत्र करके किस तरह से कुचक्र चला करके पूरे देश को तबाह करती। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने जो देश को लूटा, वो कुल उसका मूल्यांकन यदि आज के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में करें तो वो करीब पहले की 400 लाख करोड़ रुपए की लूट थी। जो पहले लूट करके लेके गए वो करीब 400 लाख करोड़ रुपए। इन पिछले आजादी के 64 वर्षों में जो लूटा है देश का धन, जिसको हम काला धन कहते हैं, जो देश के भीतर और बाहर में, वो 400 लाख करोड़ रुपए। इतना वैभवशाली भारत। और जो अब भी जो लूट रही हैं कंपनियां, आप एक एक कंपनी की वेल्थ देख सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट पॉमोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर आदि दूसरी और कंपनियां, ये तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो रिटेल मार्केट में अपने सामान बेचती हैं। बाकी तमाम दूसरी कंपनियों की आप वेल्थ का, उनके आर्थिक साम्राज्य का जब आप आकलन करते हैं तब आपकी रूह कांप उठेगी और आप कुछ देर के लिए किम करते विमूढ़ हो जाएंगे कि आखिर कैसे बचेगा हिंदुस्तान। एक अकेली हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जो 24 लाख रुपए मात्र लेकर के आई थी, आज उसकी वेल्थ देखेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि करीब करीब उस अकेली कंपनी की वेल्थ जो है वो कई लाख करोड़ रुपए होगी। करीब 24-25 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का तो उसका टर्नओवर ही है। और आज तक वो कंपनी जो कमा चुकी है और उसके पास जो यहाँ पर जो भूमि है और दूसरी संपदाएं हैं, और उसका यदि इकोनॉमिक वैल्यूएशन आप करते हैं, आर्थिक मूल्यांकन उसका करते हैं आप, तो इन सारी कंपनियों के द्वारा जो लूट हो रही है वो भी मुझे लगता है कि ये भी लूट जो है वो 100 लाख करोड़ रुपए से लेकर के 400 लाख करोड़ रुपए के बीच में होगी, क्योंकि इसका पूरा मूल्यांकन मैं अभी नहीं कर पाया। माने ईस्ट इंडिया कंपनी से लूट शुरू हुई और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को सौंप दिया फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को। पहले खुद लूटा, फिर लूटने के लिए जो है अंग्रेज सरकार को हमें सौंप दिया, अंग्रेजों की हुकूमत हम पर रही। एक रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो अकेला ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी इस देश के अंदर 900 सोना चांदी के जहाज, 900 सोना चांदी के जहाज लूट करके लेके गया। कितनी लूट हुई है इसका पूरा अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो एक एक अधिकारी ने ऐसे लूटा तो कितनी लूट हुई आप सोच सकते हैं कि माने करीब 400 लाख करोड़ रुपए की लूट आजादी के पहले हो चुकी, 400 लाख करोड़ रुपए की लूट आजादी के बाद अब तक हो चुकी है और देश विदेश में वही काला धन जमा है। और अब जो लूट रही है इस देश के अंदर जो कंपनियां, उनके द्वारा जो लूट हो रही है वो भी करीब 400 लाख करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। तो करीब 1200 लाख करोड़ रुपए इस देश के या तो लूट चुके हैं या लूट रहे हैं। और फिर हम कहते हैं ठीक है और बुलाओ अभी तो विदेशी कंपनियों को, कितनों को और बुलाओगे, कितना और लूटोगे इस हिंदुस्तान मुल्क को। ये देश कमजोर नहीं है, अब इसको बचाना है। समाधान क्या है? समाधान है स्वदेशी तंत्र की स्थापना, एक मजबूत स्वदेशी तंत्र, और उसके द्वारा इस देश के आध्यात्मिक और आर्थिक लूट को बचाना। जब विदेशी कंपनियां आती तो वो खाली यहां पर थोड़ी सी पूंजी लेकर के ही नहीं आती, वो वहां के रीति रिवाज, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा, वहां की वेशभूषा, वहां की गंदगी, वहां का सारा कचरा। वैसे तो हिंदुस्तान में जो कुछ आता है, विदेशों में जो रिजेक्ट माल है, जो रिजेक्ट आइडियोलॉजी है, जो भी कुछ वहां का कचरा है वो सब हमारे यहां पर डंप कर दिया जाता है।
चाहे वो सांस्कृतिक कचरा है, चाहे वो वैचारिक कचरा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का कचरा है, चाहे वो दवाओं का कचरा है। जो दवाइयां पूरे विश्व में बैन हो जाती हैं, जो विश्व में प्रतिबंधित दवाइयां वो हिंदुस्तान में बिकती है, जो विश्व में प्रतिबंधित तकनीकी है वो भारत में चलती है। माने पूरी दुनिया का कचरा, हर तरह का कचरा, हर तरह का कचरा हमारे यहां पर आ जाता है। वो सांस्कृतिक कचरा भी है, वो वैचारिक कचरा भी है, और वह तकनीकी का कचरा भी है, और वह प्रतिबंधित दवाइयों का भी कचरा है, वो प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी। अब पूरे विश्व में जो आज परमाणु तकनीकी से जो बिजली उत्पादन की बात हो रही है, इसमें भी दो तरह की तकनीकी है। जो पूरे विश्व में रिजेक्ट तकनीकी, जिसका कचरा जो है उसको जो है प्रोसेस नहीं कर सकते, और जो बहुत बड़ा खतरा होता है, वो रिजेक्ट टेक्नोलॉजी जो है परमाणु बिजली पैदा करने की, वो भारत में हम लेकर के आ गए। ये तो कितना बड़ा क्षेत्र में, इसके बारे में बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा विषय होगा। मैं कह रहा था, विदेशी कंपनियां अकेले नहीं आती, वो अपने साथ में बहुत बड़ा कचरा और बहुत बड़ा खतरा लेकर के आती हैं, और उससे मुल्क लुटता है, बर्बाद होता है। अब एक स्वदेशी तंत्र को स्थापित करना बहुत जरूरी है इस पूरे मुल्क में। लोहड़ी का पावन पर्व है, मकर संक्रांति है। मैं पूरी पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से लोहड़ी की, मकर संक्रांति की पूरे राष्ट्रवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हुआ आह्वान करना चाहता हूं कि आओ मकर संक्रांति पर एक नई क्रांति का उद्घोष करें। यद्यपि तालकटोरा में, दिल्ली में हमने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के रामलीला मैदान में जो ने रावण लीला की और जो संविधान की हत्या करके जो क्रूरता और बर्बरता की, उसका की सुनवाई अब अंतिम क्षणों में चल रही है, और कुछ ऐसे ही बहुत संवेदनशील कारण थे, उसके चलते हमने सोचा कि अब बहुत जल्दी ही फरवरी या मार्च महीने में बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित करना है, और उसमें केवल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के कार्यकर्ता आएंगे। और ये जो पूरे स्वदेशी तंत्र को स्थापित करने की जो पूरी कल्पना है, चाहे वो स्वदेशी विश्व मुक्त खेती हो, स्वदेशी ग्रामोद्योग हो, चाहे वहां स्वदेश की संस्कृति को गांव-गांव तक ले जाकर के ग्रामोत्थान से राष्ट्रोत्थान, ग्राम निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात हो, व्यक्ति परिवर्तन से लेकर के व्यवस्था परिवर्तन का काम, माने मनस्थिति और परिस्थिति को बदलने का अभियान, ये सब पूरी कल्पना है। इस पूरी कल्पना के लिए अब 2012 में बहुत बड़ा कार्य हमको करना है, और इस कार्य के लिए सबको बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। और 2012 का वर्ष ये क्रांति वर्ष है। पूरे विश्व के ज्योतिषी, पूरे विश्व के इतिहासकार, पूरे विश्व के सामाजिक आध्यात्मिक कार्यकर्ता, और चाहे वो माया संस्कृति की बात करें, चाहे जो है अलग अलग जितने भी धर्म, मजहब और परंपराएं पूरे विश्व में, सब इस बात को मानते हैं कि 2012 का जो काल है ये एक युग संधि का काल है, एक बहुत बड़े परिवर्तन का काल है। और इस 2012 में हमने पूरे देश में हर क्षेत्र में स्वदेशी तंत्र को स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ी कार्य योजना बनाई है, और उसके लिए पतंजलि योगपीठ परिवार भी एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत, एक बहुत बड़ी कार्य योजना के तहत आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपसे कह रहा था, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर उनके सपनों का भारत बनाने के लिए, एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, वैभवशाली राष्ट्र निर्माण के लिए हमने जब आह्वान किया, तब पूरे देश के लोग में जो हमने उत्साह देखा, और 1000 से ज्यादा लोगों ने तो निरंतर फोन ही किए, फिर हजारों लोगों ने ईमेल किए, और अब तो ये जो है संकेत है इस बात का, इंडिकेशन है कि इस पूरे देश में एक स्वदेशी को लेकर के
बहुत बड़ा जुनून पैदा हो चुका है और अब किसी भी कीमत पर हमें इस हिंदुस्तान को बचाना है। और मैंने कहा अब इस पूरे स्वदेशी तंत्र को लेकर के जो दो बड़ी सेवाएं, एक तो स्वदेशी खेती, विश्व मुक्त खेती, नैसर्गिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और इस सेंद्रिय खेती के, इस कुदरती खेती के साथ साथ गांव में स्वदेशी विश्व मुक्त खेती के साथ साथ स्वदेशी ग्राम उद्योग, फिर स्वदेश की संस्कृति का विस्तार, ये तो गांव में हमारी सेवा चलेगी। और इसके लिए पतंजलि योगपीठ में स्वदेशी ग्राम उद्योग का पूरा संकल्प खड़ा हो चुका है और रामनवमी से वहां पर प्रशिक्षण का कार्य भी बड़े रूप में शुरू हो जाएगा। खेती वाला कार्य भी बड़े रूप में प्रारंभ हो जाएगा। जनवरी से में हमने उसके की पूरी कार्य योजना बनाई, फरवरी से मार्च से वह कार्य भी बड़े रूप में शुरू हो जाएगा और अप्रैल आते आते यह कार्य बहुत बड़ा रूप ले लेगा। देश के 600 जिलों में यह स्वदेशी विश्व मुक्त खेती और स्वदेशी फिर ग्रामोद्योग, फिर इसके साथ साथ स्वदेशी पतंजलि ग्राम उद्योग के साथ साथ फिर स्वदेश की संस्कृति को जन जन तक लेके जाना, रोग मुक्त नशा मुक्त ग्राम का निर्माण करना, क्योंकि गांव में जो लूट हो रही है उसका एक बड़ा कारण है नशा, फिर उसका बड़ा कारण है रोग, विदेशी बीज, विदेशी खाद, विदेशी कीटनाशक, इससे गांव पूरे तबाह हो रहे। नशा बेचने वाले, दवा बेचने वाले, बीज बेचने वाले, खाद बेचने वाले, कीटनाशक बेचने वाले, जो बड़े बड़े जो लुटेरे हैं वो सब धनवान हो रहे और गांव दरिद्र हो रहे, गरीब हो रहे। इन गांवों को भी बचाना है। तो ग्राम निर्माण से राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण से चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया, इसको बहुत बड़े रूप में हम आगे लेकर के जा रहे हैं। और इस पूरे अभियान के संदर्भ में मैं कुछ बातों की और संपूर्ण राष्ट्रवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि यह लोहड़ी का पर्व और मकर संक्रांति का पर्व, इसको हम हमारे यहां पर बहुत शुभ अवसर माना जाता है। मकर संक्रांति पर पूरी वातावरण में एक दिव्यता, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य भी दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। यूं तो हर समय, हर पल, हर घड़ी शुभ होती है, लेकिन उत्तरायण को हमारे यहां पर विशेष रूप से और शुभ माना जाता है। अब इस देश में चारों ओर शुभ हो, चारों ओर धर्म हो, सत्य हो, न्याय की प्रतिष्ठापना हो, पाप अधर्म अन्याय शोषण मिटे, और ये काले धन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के जो अभियान शुरू हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी बुलंदी तक पहुंचेगा। किसी भी परिवर्तन के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है, उसके लिए एक वक्त भी लगता है, लेकिन हम निरंतर लगे हुए हैं और ये परिवर्तन आकर के रहेगा। ये काला धन भी देश को मिलेगा। कितना बड़ा मुद्दा है काला धन, 400 लाख करोड़ रुपए जो अभी हम बचा सकते हैं। जो पहले लूट करके लेके गए अंग्रेज, उनसे हमें कैसे वापस लेना है, यह तो एक बहुत बड़ा पेचीदा मुद्दा है। लेकिन जो अपनों ने लूटा है वो तो हम उनसे वापस ले सकते हैं, और जो विदेशी कंपनियां लूट रही हैं देश को, उससे देश को बचा सकते हैं। 99% लोगों में तो ये अवेयरनेस ही नहीं कि ये स्वदेशी और विदेशी है क्या, ये दर्शन क्या है, ये किस तरह से देश लूट रहा है, इसके बारे में प्रबोधन ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है, अनजाने में देश लूट रहा है। ये तो पूरे देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की सभाएं करके हमने स्वदेशी के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा देश है, इसमें जो है एक अंतिम व्यक्ति तक किसी भी बात को पहुंचाना ये बहुत मुश्किल भरा काम है। लेकिन फिर भी हमने स्वदेशी के संदेश को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया, लेकिन आगे भी बहुत कुछ करना शेष है। लोगों को हमें समझाना पड़ेगा कि आप साबुन, शैम्पू से, टूथपेस्ट से लेकर के, कपड़े, जूते, चप्पल से लेकर के, दवा से लेकर के, तमाम चीजों में जो विदेशी उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं, इससे देश की कितनी बड़ी हानि हो रही है, इसको समझो। मैंने कहा 400 लाख करोड़ रुपए पहले लुटा चुके, 400 लाख करोड़ रुपए इस पूरे भ्रष्ट तंत्र ने लूट लिए, और अब जो लूट रहा है हिंदुस्तान, जिनको हम कहते हैं ये तो वैध तरीके से
व्यापार कर रहे हैं, लीगली बिजनेस कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी लूट हो रही है। इसको समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, और इसके लिए पूरे देश के लोगों को एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। खाली एक सन्यासी इसके बारे में क्यों सोचे, एक पतंजलि योगपीठ परिवार ही इसके बारे में क्यों सोचे। हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो योग और अध्यात्म को मूल में रख करके इस भारत के राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, खाली वही क्यों सोचे। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत और किसान पंचायत के हमारे तमाम कार्यकर्ता, योग शिक्षक वही क्यों सोचे। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि आओ मिलकर के हिंदुस्तान बचाएं। तो मैं कुछ मूलभूत जानकारियां, प्रथम तो इस स्वदेशी तंत्र का जो एक पक्ष है कि हम विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करें और स्वदेशी का व्रत लें। आवश्यक सूचना। और इस बात का संकेत किया है कि राजनीतिक लूट तंत्र का और विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा हथियार है। इनका बहिष्कार करो, सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से इनका बहिष्कार करो कि जिन्होंने लोकतंत्र को लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र बनाया, उनको हमें वोट नहीं करना। और दूसरा, विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र से देश को बचाने के लिए सब स्वदेशी का व्रत लें। और हमने यह एक पूरा प्रारूप तैयार किया है इस स्वदेशी तंत्र का, जो एक पक्ष है कि हम नित्य प्रयोग की, जो हमारी डेली लाइफ में जिन हम प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, नित्य प्रयोग की जो वस्तुएं हैं, उनमें जो हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उससे हम बचें। और इसके लिए सब लोग एक संकल्प लें कि मैं अपने जीवन में 100% स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करूंगा। युवा दिवस पर भी हमने आह्वान किया, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भी हमने आह्वान किया था। फिर मैं लोहड़ी और मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर आस्था और संस्कार चैनल के माध्यम से जो लाखों ही करोड़ों भाई बहन हमारे साथ हर दिन जुड़ते हैं, उनसे मैं एक बार पुनः आह्वान करूंगा कि मकर संक्रांति पर सब संकल्प ने, मैंने भी ये संकल्प करीब 1 दशक से पहले लिया था, जब मुझे पता लगा कि ये विदेशी कंपनी कैसी इस देश को लूट रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, तबाह कर रही हैं। और जब मैंने इस पूरे लूट तंत्र के बारे में सुना तो उसी दिन संकल्प ले लिया कि मैं आज के बाद 100% स्वदेशी को ही अपनाऊंगा। और आज मैं 100% प्रामाणिकता के साथ स्वदेशी के व्रत में जीता। घड़ी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, पेन से लेकर के, स्टेशनरी से लेकर के, वस्त्र से लेकर के, भाषा से लेकर के, वेशभूषा से लेकर के, भेषज से लेकर के, भजन से लेकर के, भोजन से लेकर के, अपने जीवन में प्रतिपल स्वदेश को जीता हूं, स्वदेशी को जीता हूं। तो मकर संक्रांति पर मैं संपूर्ण राष्ट्रवासियों से आह्वान करूंगा कि सब स्वदेशी का व्रत लें और मेरे साथ ही आप व्रत ले लें। मैं अपने जीवन में यह संकल्प लेता हूं, यह प्रतिज्ञा करता हूं, यह प्रण करता हूं कि 100% स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करूंगा। मैं अपनी मातृभाषा में ही हस्ताक्षर करूंगा। हस्ताक्षर करने में भी हम अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने लग गए, रोमन लिपि में हस्ताक्षर करने लगे, देवनागरी में, और अपनी भारतीय भाषाएं हैं, गुजराती में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, ओडिया में, बांग्ला में, असमिया में, अपनी भाषाएं हैं, पंजाबी में, अपनी लिपि में, अपनी भाषा में और अपनी लिपि में, उसी में हस्ताक्षर क्यों ना करें हम। तो मैं अपनी मातृभाषा में, अपनी लिपि में ही हस्ताक्षर करूंगा। मैं भाषा, भेषज, भोजन, भजन एवं वेशभूषा में स्वदेशी को सर्वोपरि प्राथमिकता दूंगा। स्वदेश में भी जो वस्तु गांव में बनती है, जिले में बनती है, अपने प्रांत में बनती है, मैं पहले उनका प्रयोग करूंगा। तो गांव, जिला, प्रांत और देश में बनी हुई वस्तुओं को प्राथमिकता दूंगा। जो मेरे आसपास वस्तुएं बनती, मैं पहले उनको प्राथमिकता दूंगा। जो वस्तु देश में नहीं बनती, ऐसी विदेशी वस्तुओं का प्रयोग मैं मजबूरी में करूंगा। जैसे हम विमान में
यात्रा करते हैं, अथवा इमरजेंसी में कोई हमें एलोपैथिक दवाई लेनी पड़ती है, तो ये अपवाद हो गया, ये मजबूरी हो गई। ये तो हम विमान भी सबसे पहले बापू तलपड़े जी ने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले मानव रहित विमान आसमान में बना करके उड़ाया, और गोविंद रानाडे जी उस समय के प्रसिद्ध न्यायविद थे, न्यायाधीश थे। गोविंद रानाडे जी और जो है महाराजा गायकवाड़ की उपस्थिति में ये विमान बना करके उड़ाया था। दुर्भाग्य से हम विमान नहीं बना पाए, हमारे लोगों में साहस नहीं रहा। सब कुछ भारत के पास था, ज्ञान में, विज्ञान में, भाषा में, शिक्षा में, चिकित्सा में, न्याय में, आर्थिक समृद्धि में, आध्यात्मिक समृद्धि में, तो इस सृष्टि के आदिकाल से सर्वोपरि रहा है। लेकिन आज अपना सब कुछ हम भूल बैठे। मैं कह रहा था, स्वदेशी वस्तु न मिलने पर ही मजबूरी में अपवाद रूप में विदेशी वस्तु का प्रयोग करना पड़े तो वो कर सकते हैं। बस इस तरह से एक व्रत लें कि मैं अपवाद को छोड़ करके, मजबूरी को छोड़ करके, माने विमान में बैठना पड़ा तो मजबूरी हुई, मजबूरी को छोड़ करके मैं 100% पूरी प्रामाणिकता के साथ अपने जीवन में स्वदेशी का प्रयोग करूंगा। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर 12 बजे हम दिल्ली में इस आंदोलन की आगामी रणनीति के बारे में भी मीडिया के माध्यम से उसकी पूरी रूपरेखा रखने वाले हैं। लेकिन मैंने कुछ संकेत इसलिए भी किए क्योंकि दिल्ली का बड़ा कार्यक्रम मकर संक्रांति का वो स्थगित किया है कुछ दिनों के लिए, फिर बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और इस पूरी आगे की रणनीति को व्यापक रूप से, सामूहिक रूप से पूरे देश के सामने रखा जाएगा। लेकिन अभी जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके ऊपर मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सब स्वदेशी का व्रत लें, योग करने का व्रत ले लें, तो ये हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा। बहुत से भाई बहन मुझसे कहते बाबा जी योग से क्या होता, मैंने कहा योग से क्या नहीं होता, योग से सब कुछ होता है। योग से हमारा जीवन बनेगा, हमारा करियर बनेगा, हमारी लाइफ बनेगी, हमें अच्छी हेल्थ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। योग करें तो हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, हमारा शरीर बल, हमारा मनोबल, हमारा बुद्धि बल, आत्मा बल बढ़ेगा, हम आत्मानुशासन में जिएंगे, हम आत्मा विजेता बनेंगे, हम विश्व विजेता बनेंगे, सब कुछ मिलेगा। हम एक अच्छी माँ, एक अच्छे पिता, एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे गुरु, एक अच्छे शिष्य, एक अच्छे नागरिक बनेंगे। योग से बहुत कुछ होना है, तो योग का व्रत लें, स्वदेशी का व्रत लें, फिर हमारे जीवन में कोई विकार रहेगा ही नहीं, हमारे जीवन में कोई अंधकार रहेगा ही नहीं। हम समस्त पराधीनताओं से, समस्त विकारों से, भीतर के समस्त अंधकार से मुक्त होकर के, उच्च चेतना से युक्त होकर के अतिमानस अवस्था में जीने लगेंगे। असुरता से मनुष्यता, देवत्व और अतिमानवत्व की स्थिति सहज हमें उपलब्ध होती जाएगी। जीवन का क्रमिक विकास होता जाएगा। ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है। तो योग का व्रत नहीं कि मुझे सुबह उठ करके चाहे मैं 10 ही मिनट करूं, मुझे योग करना ही करना, मुझे प्राणायाम करना ही, मुझे व्यायाम करना ही है। योगी होना हमारे यहां जीवन की सबसे बड़ी बात मानी जाती थी। योग विद्या को सबसे बड़ी विद्या और योगी होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। अब ये तो करना ही। मैं आपसे बात कर रहा था कि पूरे देश में अब इस लूट तंत्र से देश को बचाने के लिए, इस भ्रष्ट तंत्र से देश को बचाने के लिए और विदेशी कंपनियों की लूट के षड्यंत्र से इस देश को बचाने के लिए एक ऐसा स्वदेशी तंत्र हम स्थापित कर दें कि इस देश को कोई लूटने की हिम्मत न कर पाए। चाहे सरकार की कितनी गलत नीतियां हों, चाहे कितना ही तंत्र भ्रष्ट हो जाए, लेकिन ऐसे लोग हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जिले में, पूरे हिंदुस्तान में खड़े हो जाएं जो इस पूरे लूट तंत्र, इस पूरे भ्रष्ट तंत्र, इस पूरे विदेशी कंपनियों की लूट के षड्यंत्र से टक्कर लें। और उसके लिए जरूरत है एक बहुत बड़ी जुनून की, एक बहुत बड़ी दीवानगी की, और वो पूरे देश में पैदा होनी ही चाहिए। और उसके लिए हमने कहा कि अभी 2-3 चरण में इस काम को कर रहे हैं। 2012 में हमने लक्ष्य बनाया है कि 3 से 5 हजार आबादी वाला जो गांव है या जो छोटे छोटे कस्बे हैं, क्योंकि अभी पतंजलि चिकित्सालय लगभग जिले स्तर पर और तहसील स्तर पर तो स्थापित हो चुके हैं, जहां नहीं है वहां और स्थापित हो जाएंगे। हम जो देश में बड़े गांव करीब 2.5 लाख हैं, इन 2.5 लाख गांवों तक हम
2 चरण में। और फिर जो पूरे हिंदुस्तान के 6,38,365 गांव, जिसमें मैंने कहा हजारों गांव तो इस विकास के नाम पर जो विनाश चल रहा है इसने उजाड़ दिए हैं। कुछ सरकारें उजाड़ देती हैं, कुछ कंपनियां उजाड़ देती हैं। वो तो एक दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ी चुनौती इस देश के सामने, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चरणबद्ध तरीके से आने वाले 2-3 सालों में पूरे देश में गांव गांव में एक स्वदेशी तंत्र स्थापित करना है। और वहां खाली स्वदेशी वस्तु ही नहीं, स्वदेशी का जो पूरा विचार है, जो स्वदेशी का पूरा दर्शन है, स्वदेशी का पूरा जो सिद्धांत है, और इस राष्ट्र का जो आर्थिक और आध्यात्मिक उत्थान का जो पूरा अभियान है, इसको हम लेकर के जाएंगे। तो 2012 में हमने निश्चय किया है कि करीब 1 लाख गांव में पहले चरण में हम ये स्वदेशी तंत्र की स्थापना करें, पतंजलि स्वदेशी केंद्रों की स्थापना करें। फिर 2013 में जो बाकी बड़े गांव बच जाएंगे उनके अंदर हम लेकर के जाएं। फिर 2014 में तो देश के 6,38,365 गांव तक ये पुण्य प्रवाह पहुंच जाएगा। अब जो ये स्वदेशी तंत्र स्थापित करने की पूरी जो कार्य योजना है, इसको 1 लाख गांव तक लेकर के जाना है प्रथम चरण में 2012 में। 3 से 5 हजार आबादी वाला जो भी गांव है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है जहां बिजली नहीं आ पाती है, उनकी तो मजबूरी है, जहां बिजली आती है वहां सभी आस्था और संस्कार देखते हैं, और सभी जितने भी नेटवर्क हैं, चाहे वो डिश टीवी है, चाहे टाटा स्काई है, चाहे दूरदर्शन का डीटीएच है, चाहे वो वोडाफोन का है, चाहे वो वीडियोकॉन का है, चाहे वो एयरटेल का है, जितने भी, चाहे वो सन टीवी का है, जितने भी जो है माध्यम हैं टीवी देखने के, उन सभी माध्यमों पर आस्था और संस्कार चैनल आते हैं, और उनके माध्यम से करोड़ों भाई बहन इस अभियान के साथ हर दिन जुड़ते हैं। मैं सभी से आह्वान करूंगा कि जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो 3 से 5 हजार आबादी वाले गांव के साथ या तो जुड़े हुए हैं या वहां खुद रह रहे हैं। जो शहरों में रह रहे हैं वो भी तो किसी न किसी गांव से निकल करके आए हैं। भारत की आत्मा गांव में बसती, इसके कई अर्थ हैं। भारत की पैदाइशी गांव से हुई है, और हमारे पूर्वज, मैं तो खैर पैदा ही गांव में हुआ, लेकिन जो आज बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जो पिछले 50-100 सालों से शहरों में रहते हैं, तो आप देखेंगे, आप 50-100-200 साल पहले जाइए नहीं तो सृष्टि तो करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी है ना, तो हमारे सभी पूर्वज गांव में रहते थे। उन गांवों के उत्थान से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी, और इस हम ग्रामीण भारत को, इस जो है जिसको हम दरिद्र भारत कहते हैं, इसको हम ऊपर उठा पाएंगे। तो जो भी 3 से 5 हजार आबादी वाला गांव है, या जो छोटे गांव जो आज कस्बों का रूप ले चुके हैं, ऐसे छोटे छोटे कस्बे और 3 से 5 हजार आबादी वाले गांव, वहां पर ये स्वदेशी केंद्र स्थापित होंगे। और इन पतंजलि स्वदेशी केंद्रों की स्थापना के लिए मुख्य रूप से हमने 2-3 ही नियम रखे हैं, बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं रखी है। जो हमारा स्वदेशी प्रचारक होगा, जो अपने संगठन के लोग होंगे, वो इस कार्य के लिए आपकी मदद करेंगे, और आपका चयन करके फिर आपको मुख्यालय में आपके पंजीकरण के लिए आपको भेजेंगे। तो 3 से 5 हजार की आबादी वाले गांव अथवा छोटे कस्बों में ये स्वदेशी केंद्र खोले जाएंगे, और इन पतंजलि स्वदेशी केंद्रों के पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए हमने 1100 रुपए की एक अनुदान राशि रखी है, जिससे कि इस प्रक्रिया को एक व्यवस्थित तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। और पंजीकरण होने के बाद में वह करके, और जो नितांत आवश्यक हैं कुछ और दूसरे उत्पाद भी, 100 से ज्यादा उत्पाद उस पतंजलि स्वदेशी विक्रय केंद्र पर हम उपलब्ध करवाएंगे, और एक इतनी बड़ी स्वदेशी की चैन खड़ी कर देंगे जिससे कि कोई भी विदेशी कंपनी फिर हिंदुस्तान को लूटने का दुस्साहस नहीं कर पाएगी। तो ये स्वदेशी विक्रय केंद्र, इसमें करीब करीब यदि हम उसको आर्थिक दृष्टि से हम कहें कि इसमें कितनी जो है आपको राशि लगानी पड़ेगी, तो ये जिसके पास भी लगभग 1 लाख रुपए इस कार्य के लिए इन्वेस्ट करने के लिए हैं, तो वो इस स्वदेशी विक्रय केंद्र को अपने गांव में चला सकते हैं। और जिन
का खुद का या उनके परिवार का ये रिटेल मार्केट का खुदरा व्यापार का थोड़ा अनुभव होगा तो वो अच्छे से इस काम को कर पाएंगे। और हमने स्थान में 300 से 500 वर्ग फीट की जगह इसमें रखी, क्योंकि गांव में बहुत बड़ा स्थान मिलना संभव नहीं होता है। तो यदि 15 बाई 20 की कम से कम दुकान है या इससे बड़ी है तो और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम इसमें फिर जो जितने भी पतंजलि स्वदेशी ग्रामोद्योग के जो उत्पाद होंगे वो भी इन पतंजलि स्वदेशी केंद्रों से वहाँ पर लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो एक बड़ी कार्य योजना है। तो इसमें निवेश के तौर पर मैंने कहा, जिसके पास में लगभग 1 लाख रुपए की निवेश की क्षमता है तो वो इस कार्य को आसानी से कर सकेंगे। और 3 से 5 हज़ार की आबादी वाले गांव अथवा छोटे कस्बे, वहाँ पर ये पतंजलि स्वदेशी केंद्र खोले जाएंगे और इसमें करीब 300 से 500 वर्ग फीट की एक दुकान शॉप होना अनिवार्य है। और वो खुद अथवा उनके परिवार के लोग इस कार्य में, खुदरा व्यापार में जिनका बिजनेस में एक्सपीरियंस अनुभव है, उनको इसमें प्राथमिकता दी गई है। युवाओं को हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राथमिकता दें। हमारे देश के युवा वो विदेशी कंपनियों के सेल्स बॉय सेल्स गर्ल ना बने, वो इस स्वदेशी तंत्र से जुड़ करके अपना कैरियर बनाए और अपने भारत का, अपने राष्ट्र का कैरियर बनाए। इस काम के लिए वो आगे आए। और इसमें कुछ और भी दूसरी जानकारियों को मैं देना चाहूँगा। ये जो पूरी कार्य योजना है, इसका मकसद है हमारा इस पूरे भारत को स्वदेशी से स्वावलंबी बनाना, कि लाखों करोड़ रुपए की जो लूट हो रही है हर वर्ष, उससे इस देश को बचाना। आज पतंजलि योगपीठ ने प्रामाणिकता के साथ इस देश की सेवा की है और पतंजलि परिवार का कि आज लाखों नहीं करोड़ों कार्यकर्ता इस देश में व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हैं। स्वास्थ्य से लेकर के, स्वच्छता से लेकर के, वृक्षारोपण से लेकर के, रक्तदान से लेकर के, तमाम समाज की सेवा के हर क्षेत्र में वो अपनी प्रामाणिकता के साथ बहुत बड़ी सेवाएं दे रहे हैं। आज पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के, पतंजलि ग्रामोद्योग से लेकर के, गौशाला से लेकर के, देशी गायों की जो गौशाला पतंजलि योगपीठ में है शायद हिंदुस्तान में कहीं होगी। और प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के योग ग्राम की बात हो या फूड पार्क को लेकर के किसानों के उत्थान की बात हो, और आयुर्वेद और योग से लेकर के तमाम जो अपनी सनातन जो परंपरा है, जो अपनी वैदिक परंपरा है, ऋषि संस्कृति, देव संस्कृति है, उसको एक बहुत बड़े रूप में पूरे विश्व पटल पर सम्मान के साथ प्रतिष्ठापित करने की बात हो, एक बहुत बड़ा अभियान है। 2012 तक हमारा संकल्प है कि इससे करीब करीब 1 करोड़ लोग सीधे तौर पर लाभान्वित हों, और फिर जो है इस कार्य से जो जुड़े हुए लोग होंगे उसमें तो करोड़ों किसान और फिर करोड़ों लोग उससे परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जो लाभान्वित होंगे, वो तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला होगी। और इस कार्य के लिए सबको एक बड़ी भूमिका निभानी है। तो सब स्वदेशी का व्रत लें, और जो समर्थ लोग हैं वे अब विदेशी ब्रांड, विदेशी नाम, विदेशी दुकान, विदेशी सामान, इनसे बचें, इनका बहिष्कार करें। देश को बचाने का काम करें, देश को बेचने का काम ना करें। जब हम विदेशी नाम, विदेशी दुकान, विदेशी सामान इसका प्रयोग करते हैं या इसको बेचते हैं, तो एक तरह से हम देश को बेचने का काम करते हैं, देश को कमजोर बनाने का काम करते हैं। क्योंकि जो इन विदेशी कंपनियों के षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं, वो इन सपने दिखा करके, आश्वासन दे करके, और इस तरह से ऐसे प्रलोभनों के बीच में हमें फंसाते हैं, और उस भंवर जाल में हम उनके कुचक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान है, क्योंकि अपने ही देश के लोग अपने देश के बारे में सोच सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आज जो पतंजलि योगपीठ ने किया है, क्या वो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किया है, क्या वो कोका कोला पेप्सी ने किया है, क्या वो प्रोक्टर एंड गैम्बल ने किया है, क्या वो जॉनसन एंड जॉनसन ने किया है, क्या वो फाइजर कंपनी ने किया है, क्या मैं एक दो कंपनियों के, ऐसी तो 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। क्या इस देश के अंदर नोकिया कंपनी ने इस देश के विकास के लिए, इस देश के लोगों की भलाई के लिए कोई काम किया है? क्या इस देश के अंदर
आप चाहे वो होंडा कंपनी ले लो बड़ी कंपनियों के अंदर, चाहे आप और दूसरी कितनी कंपनियों के मैं नाम गिना सकता हूँ, चाहे वो सीमेंस है, चाहे पैनासोनिक है, चाहे वो सोनी है, कोई दूसरी कितनी कंपनियां हैं, चाहे एडिडास है, चाहे और रिबॉक है, कैसी कैसी दूसरी कितनी कंपनियां हैं, वो उन कंपनियों ने इस देश के लिए किया क्या है? वो तो विशुद्ध रूप से लूट के लिए ही देश के अंदर आती, इस देश की सेवा करना उनका मकसद नहीं होता है। पतंजलि का कोई भी उत्पाद आप लेते हैं, चाहे वो दवा लेते हैं, चाहे वो जो है फूड प्रोडक्ट लेते हैं, हेल्थ टॉनिक लेते हैं, चाहे वो आप हर्बल कॉस्मेटिक लेते हैं, जड़ी बूटियों से बने हुए जो है नित्य प्रयोग के कोई भी सामान आप प्रयोग करते हैं, उससे होने वाला जो आर्थिक लाभ है उस देश की सेवा में लगता है। उसका उपयोग स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण नहीं करते हैं, उसका उपयोग जो है कोई भी अपने सुख सुविधा और अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता है। 100% परमार्थ और राष्ट्र सेवा के लिए उस पैसे का उपयोग होता है। और विदेशी कंपनियां लाखों करोड़ रुपए हर वर्ष इस देश से लूट करके लेके जाती है। उनका देश की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा। अब इसमें जो हमने स्वदेशी प्रचारक के रूप में जो सेवा देने के लिए आह्वान किया था, उसमें भारत स्वाभिमान, पतंजलि योगपीठ और या अन्य किसी भी सामाजिक आध्यात्मिक संगठन के साथ में जो लंबे समय से जुड़े हैं और प्रामाणिकता से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस स्वदेशी के कार्य के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित करना चाहते हैं, उनको हम स्वदेशी प्रचारक के रूप में सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहते हैं। और उनकी जो है शैक्षणिक योग्यता, जो संगठन के भी कार्यकर्ता है, उनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम स्नातक तो होनी चाहिए। और वो स्नातक यदि बीबीए उन्होंने किया है, बीकॉम किया है, एमबीए किया है, एमकॉम किया है, तो वो इस सेवा को और ज़्यादा प्रामाणिकता से कर सकते हैं। इसलिए उनको और इसमें जो है प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे युवक जो अभी तक इस पतंजलि योगपीठ परिवार से, भारत स्वाभिमान से, इस पूरे आंदोलन से, संगठन से, अभियान से नहीं जुड़े थे, वो भी यदि सेवा में जुड़ना चाहते, बहुत से ऐसे जुझारू कार्यकर्ता हैं, ऐसे जुनूनी कार्यकर्ता हैं, ऐसे युवक युवतियां हैं, मैं देखता हूं उनको कि वो कहते हैं बाबा जी हमें तो ये विदेशी कंपनियों की हम जो सर्विस कर रहे हैं, इससे हमें बहुत आत्मग्लानि होती है। हम इस पराधीनता से, इस पूरी गुलामी की जंजीरों से, बेड़ियों से मुक्त होना चाहते हैं। तो ऐसे नए कार्यकर्ताओं को भी हम अवसर देना चाहते हैं जिनके भीतर एक जुनून है स्वदेशी को लेकर के, या उनके परिवार में उनके ऐसे संस्कार मिले हैं स्वदेशी के, वो भी इस सेवा कार्य से जुड़ सकते हैं। और हम देश के 500 जिलों में इसको पहले चरण में लेकर के जा रहे हैं और फिर जो शेष जिले बच जाएंगे तो करीब 650 जिले, वहाँ तक हम इसको लेकर के जाएंगे। लेकिन 500 जिलों में तो हम इस सेवा को आने वाले कुछ ही महीनों में हम शुरू कर देंगे। जो है प्रथम चरण में हमने कुछ 10-20 जिले पहले चुन रहे हैं। हर एक प्रांत में हम चाहते हैं कि कम से कम तुरंत फरवरी-मार्च महीने में ही हम स्वदेशी प्रचारक की सेवा को हम शुरू कर दें और वह पतंजलि स्वदेशी केंद्रों के निर्माण के लिए अपनी बड़ी भूमिका निभाना शुरू कर दे, जिससे कि साल के अंत तक करीब 1 लाख स्वदेशी केंद्र खोलने की जो हमारी कार्य योजना है हम उसको पूर्ण कर सके। तो इसमें नए आरोग्य केंद्र भी स्थापित होंगे और पतंजलि आरोग्य केंद्रों के साथ साथ पतंजलि स्वदेशी केंद्र स्थापित होंगे और एक एक गांव में जाकर के ये स्वदेशी प्रचारक बताएगा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और आज तक देश की आर्थिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक लूट इन पूरी कंपनियों ने की है। तो वो पूरा दर्शन जो है वो लोगों के बीच में जाकर के, ग्रामवासियों के बीच में जाकर के रखेगा और इस पतंजलि की सेवाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बड़ी भूमिका उसको निभानी होगी। और जो है एक एक गांव में पतंजलि की उत्पाद उपलब्ध कराने के साथ साथ में संगठन की को खड़ा करने में भी उसको एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है, क्योंकि जो है ये एक बहुत बड़ा कार्य है और इस कार्य में केवल पतंजलि के उत्पाद उपलब्ध कराना मकसद नहीं है। मैंने कहा स्वदेशी तंत्र को एक बहुत व्यापक रूप में, स्वदेशी के विचार को, स्वदेशी के सिद्धांत को व्यापक रूप में अंतिम व्यक्ति तक लेकर के जाना और देश की मात्र आर्थिक समृद्धि करना ही मकसद नहीं, आध्यात्मिक समृद्धि भी करना, और यह धर्म है।
इसलिए मैंने कहा ये व्यापार नहीं, ये धर्म है, ये राष्ट्र धर्म है। यह तो अभ्युदय श्रेयसा सिद्धि सा धर्म है, जिससे देश की आध्यात्मिक उन्नति हो, देश की आर्थिक उन्नति हो, वही धर्म है। धर्म नाम दरिद्रता का नहीं। और स्वदेशी प्रचारक भी यदि दरिद्र होगा तो वो इस सेवा को नहीं कर सकता। इसलिए जहां हम इन पतंजलि स्वदेशी केंद्रों को, क्योंकि वो इसमें अपना निवेश भी करेंगे तो उनको आर्थिक लाभ देना ये व्यापार धर्म कहता है। और बिना बिना धर्म के जीवन नहीं चलता, और धर्म बिना अर्थ के नहीं चलता। सुखस्य मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ। इसलिए हम आर्थिक स्वावलंबन पतंजलि चिकित्सालयों के माध्यम से दे रहे हैं, आरोग्य केंद्रों के माध्यम से दे रहे हैं, और पतंजलि स्वदेशी केंद्रों के माध्यम से देश के लोगों को आर्थिक स्वावलंबन देंगे और देश को आर्थिक स्वावलंबन देंगे। तो इसमें जो स्वदेशी प्रचारक की भूमिका में रहेंगे, उनका मूल जो मानदेय है, मासिक वेतन के रूप में हम उसको कहें, तो उससे लेकर के, और उनको, क्योंकि स्वदेशी प्रचारक को ग्रामीण क्षेत्र में और पूरे जिले में प्रवास करना है, तो उसके लिए भी हम उसको जो है पूरी व्यवस्था कर रहे हैं उसकी। क्योंकि हमने कहा कि स्वदेशी प्रचारक के पास में एक मोटरसाइकिल होना बहुत जरूरी है। तो उससे वो प्रवास करता है तो लगभग 2 रुपए तो पेट्रोल का ही खर्च आ जाता है, मेंटेनेंस का 1 रुपए गिने तो करीब 3 रुपए का प्रति किलोमीटर उसको खर्च आता है। तो वो उसको संस्थान से दिया जाएगा। और जब वह इस पूरे स्वदेशी की संकल्पना को लेकर के, इस सिद्धांत को, दर्शन को लेकर के, स्वदेशी की पूरे विचार को लेकर के गांव-गांव तक प्रस्थान करेगा, तो उसके घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी वो संस्थान की हो जाती है। तो उसको एक बहुत बड़ा जहां कार्य दिया जाएगा, वहीं पर उसके परिवार का पूरा दायित्व वो संस्थान लेगा। तो लगभग जो उसके लिए एक पूरी कार्य योजना बनाई गई है, उसको आप आस्था और संस्कार पर जो स्क्रॉल में चल रहे नंबर हैं, उनमें आप जो career@patanjaliayurved.org के ऊपर आप अपना पूरा रिज्यूम भेज करके, जो स्वदेशी प्रचारक के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, वो अपना पूरा आवेदन करके ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आप प्राप्त कर सकते हैं कि जो है ये जो स्वदेशी प्रचारक की कार्य योजना और उसका पूरा प्रारूप क्या है। तो मैं इसको संक्षेप में इतना ही कह सकता हूं कि इसको आर्थिक स्वावलंबन के रूप में कम से कम 10 से 20 हजार रुपए एक स्वदेशी प्रचारक के घर परिवार के, उसके अपने दायित्वों को निभाने के लिए, उसका परिवार धर्म भी तो निभाना है। स्वदेशी के धर्म के साथ में वह अपना परिवार धर्म ठीक से निभा पाए, और फिर जब वो अपना परिवार धर्म ठीक से निभा पाएगा, तभी वो स्वदेशी के इस पूरे दर्शन के लिए और इस पूरे राष्ट्र धर्म के, राष्ट्र सेवा के इस पवित्र अनुष्ठान के लिए पूरी फिर 100% निष्ठा के साथ और निश्चिंत होकर के और अपने पूरे सभी प्रकार के जो है पारिवारिक दायित्वों को निभाता हुआ वह एक बहुत बड़ी सेवा दे सकता है। तो हमने इसकी पूरी एक रूपरेखा तैयार की है कि वह 50 से 100 केंद्र भी स्वदेशी के स्थापित करता है, तो उसके साथ साथ में उसका भी एक आर्थिक लाभांश की प्रक्रिया को हमने उसके साथ जोड़ा है। तो यह एक बहुत बड़ी कार्य योजना है। इसके लिए स्वदेशी प्रचारक के लिए पूरा हमने एक आवेदन पत्र बनाया है और इसका पूरा एक प्रारूप तैयार किया है। तो जो भी स्वाभिमानी युवक, जो भी जुनूनी युवक, जो स्वदेशी के इस पूरे संकल्प को, जिसका सपना देखा था महात्मा गांधी ने कि स्वदेशी के बिना इस देश का उत्थान नहीं हो सकता, और केवल यह आर्थिक उत्थान नहीं, यह आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक उत्थान, सामाजिक उत्थान, सब कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस स्वदेशी के पूरे दर्शन को, इस स्वदेशी की पूरी विचार को, स्वदेशी की पूरी सिद्धांत को जो है गांव गांव तक हमें लेकर के जाना है, पूरे हिंदुस्तान में हमें लेकर के जाना है। और इसके लिए स्वदेशी प्रचारकों को एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है और पूरे देश भर में एक स्वदेशी तंत्र की हमें स्थापना करनी है, और गांव से लेकर के और शहरों तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला शुरू कर चुके हैं। और 2012 में पूरे देश में स्वदेशी
विषम मुक्त खेती से लेकर के स्वदेशी ग्रामोद्योग से पतंजलि ग्रामोद्योग से लेकर के और स्वदेश की संस्कृति के विस्तार से लेकर के एक बहुत बड़ी कार्य योजना के तहत 2012 के वर्ष में कार्य करना है। और मकर संक्रांति में पर मैं पुनः आह्वान करूंगा कि सब ये संकल्प लें कि हमें जीवन में 100% स्वदेशी को ही अपनाना है। और इसके लिए आपको विश्व के सबसे सस्ते और सबसे अच्छे विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास सबसे चीप एंड सबसे बेस्ट, तो सबसे चीफ और सबसे बेस्ट ऐसे सबसे सस्ते सबसे अच्छे विश्व स्तरीय आपको उत्पाद मिले और उससे आप अपना धन भी बचाएं और अपने देश को भी बचा पाएं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो सब से मैं पुनः आह्वान करूंगा कि सब स्वदेशी का व्रत लें और पूरे स्वदेशी तंत्र को स्थापित करने के लिए देश के सभी जो जागरूक जिम्मेदार नागरिक हैं उन सब से मैं आह्वान करूंगा वो सब मिलकर के इस काम में लग जाएं। एक बार पुनः लोहड़ी की और मकर संक्रांति की संपूर्ण राष्ट्रवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हुआ, जिस तरह से आपने उत्साह दिखाया और मैंने उसका एक उदाहरण रखा कि जब से पतंजलि आयुर्वेद के उत्पाद हमने खुले बाजार में, खुदरा बाजार में, ओपन मार्केट में लाने की बात की, जब से स्वदेशी तंत्र को इस पूरे देश में स्थापित करके विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र से और इस पूरे राजनीतिक लूट तंत्र से देश को बचाने की बात की और स्वदेशी तंत्र को समग्र रूप से व्यापक रूप से स्थापित करने की बात की, तो पूरे देश के लोगों में जो उत्साह हमने देखा और उसका अनुमान हमने कहा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर मानो पूरे देश भर में 500 जिलों में 600 जिलों में यदि 500-600 डिस्ट्रीब्यूटर देने हैं तो उसके लिए 50-60 हजार लोगों ने आवेदन किया एक साथ। और जब से हमने अब ये गांव के अंदर 3 से 5 हजार की आबादी वाले बड़े गांव में पहले चरण में हम कर रहे हैं, फिर उससे छोटे गांव में, फिर छोटे से छोटे गांव में हम इस चीज को लेकर के जाएंगे, क्योंकि हर एक गांव के अंदर आज 2, 3, 5, 10 दुकानें हैं, तो उसमें एक जो है स्वदेशी दुकान क्यों नहीं हो सकती, एक स्वदेशी केंद्र क्यों नहीं हो सकता। कब तक हम जो है विदेशी कंपनियों की इस लूट के पूरे मकड़ जाल में खुद लूटते रहेंगे और देश को लुटाते रहेंगे अज्ञान में ही। आवश्यक सूचना, दिल्ली का कार्यक्रम स्थगित। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 14 जनवरी को होने वाले राष्ट्रीय सेमिनार एवं राष्ट्र वंदना कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली के आगामी कार्यक्रमों की सूचना आस्था चैनल के माध्यम से यथा समय प्रसारित की जाएगी। आइए विदेशी दुकानों के साथ साथ विदेशी सामानों का भी बहिष्कार करें। विदेशी कंपनियों के द्वारा की जा रही आर्थिक लूट से देश को बचाएं। स्वदेशी वस्तुओं का सबसे सस्ता